नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। घटना चक्र टीजीटी पीजीटी नेट हिस्ट्री की सीरीज चल रही है और यह सीरीज संख्या 37 है। दोस्तों, अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। घटना चक्र टीजीटी पीजीटी नेट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। घटना चक्र टीजीटी पीजीटी नेट हिस्ट्री के लिए, ऑल इंडिया टीजीटी पीजीटी के लिए इंपॉर्टेंट बुक है घटना चक्र का, जिसका पूरा का पूरा कंप्लीट कराया जा रहा है। तो आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। और एक बात और बता दूं, 5500 क्वेश्चन का रामबाण पीडीएफ, 5500 क्वेश्चन का रामबाण पीडीएफ जो टीजीटी पीजीटी नेट हिस्ट्री का है, वन लाइनर पीडीएफ है, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन में। 6000 क्वेश्चन का रामबाण पीडीएफ है ज्योग्राफी के लिए, वो भी टीजीटी पीजीटी नेट के लिए इंपॉर्टेंट है। दोनों पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी तरह का नोट्स चाहिए तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, मैसेज ही करिएगा, कॉल बिल्कुल मत करिएगा। और जो भी मटेरियल है दोस्तों चार्जेबल है। डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, डाउनलोड करने में सुविधा होती है तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं। आइए सीधे प्रश्नों पे आते हैं। प्रश्न संख्या 86 देखिएगा, अशोक के किस अभिलेख में धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है? तो किस अभिलेख में किया गया है? तो शिलालेख 12वां शिलालेख में धार्मिक संभाव की बात की गई है। प्रश्न 87 देखिएगा, किस अभिलेख में अशोक ने कहा कि सभी संप्रदायों के सारतत्व में वृद्धि हो? तो 12वां शिलालेख। पीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है ये। प्रश्न 88 देखिएगा, रुमिनदेई स्तंभ किसके काल का है? तो रुमिनदेई स्तंभ जो है अशोक के काल का है। रुमिनदेई स्तंभ अशोक के शासनकाल का है। यह नेपाल की तराई में स्थित है। इस लेख से पता चलता है कि अशोक अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष यहाँ आया था। उसने यहाँ धार्मिक कर और धार्मिक कर बलि को माफ़ कर दिया था। और भूमि कर 1/6 था पहले, लेकिन उसको 1/8 कर दिया था भूमि कर। अशोक ने नेपाल की तराई में स्थित निगलीवा में कनक मुनि की स्तूप को संवर्धित एवं द्विगणित करवाया था। सांची व सारनाथ के लघु अभिलेख में वह बौद्ध संघ में फूट वाले भिक्षुओं और भिक्षुणियों को चेतावनी दिया था। भाब्रू से प्राप्त लघु शिलालेख में अशोक ने स्वयं को बुद्ध, धम्म और संघ का अभिवादन करता है। और भाब्रू शिलालेख से ही पता चलता है कि अशोक बौद्ध था। प्रश्न 89 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों के नामों का उल्लेख है? अशोक है यहाँ पर छूटा हुआ है, तो दोनों का नामों का उल्लेख है जूनागढ़ अभिलेख में। जूनागढ़ के अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों के नामों का उल्लेख है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय जूनागढ़ में एक जलाशय का निर्माण हुआ था। यह कार्य पुष्पगुप्त वैश्य ने किया था। अशोक के समय इसकी मरम्मत कराई गई। रुद्रदामन के समय यह टूट गया। फिर रुद्रदामन के समय जब यह टूट गया तो रुद्रदामन के समय उसका राज्यपाल था सुविशाख, उसने यह मरम्मत कराई थी। प्रश्न 90 देखिएगा, अशोक के निम्न में से किस अभिलेख में इसिला नामक नगर का उल्लेख है? तो किस अभिलेख में इसिला नामक नगर का उल्लेख है? तो मास्की ब्रह्मगिरी में इसिला नामक नगर का उल्लेख है, लेकिन यहाँ स्टार बना हुआ है क्योंकि कोई ऑप्शन में नहीं। अशोक के ब्रह्मगिरी अभिलेख में देखिए, ब्रह्मगिरी ऑप्शन में ही नहीं है। अशोक के ब्रह्मगिरी अभिलेख में इलिसा नामक नगर का उल्लेख है। ब्रह्मगिरी कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में स्थित है। मास्की, गुर्जरा, निट्टूर या उद्गोलन के लेखों में अशोक का नाम व्यक्तिगत नाम मिलता है। अशोक के अभिलेखों में परिसा शब्द का उल्लेख हुआ है। यह अर्थशास्त्र की मंत्रिपरिषद थी। धौली व जोगढ़ के पृथक शिलालेखों में अशोक नगर व्यवहारिक को आदेश देता है कि वे बिना उचित कारण के किसी को कैद अथवा शारीरिक यातनाएं न दें। प्रश्न 91 देखिएगा, प्राचीनतम अभिलेख जिसमें अशोक के नामों का उल्लेख है? तो प्राचीनतम अभिलेख जिसमें अशोक के नामों का उल्लेख है वह है मास्की अभिलेख, जिसमें अशोक के नामों का उल्लेख है। प्रश्न 92 देखिएगा, अशोक का सरकीन अभिलेख स्थित है? अशोक का जो सेरेकुना अभिलेख है कहाँ स्थित है? तो वह है आपका कंधार में। ऐसी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। अशोक का सेरेकुना अभिलेख कंधार में अवस्थित है। सेरेकुना अभिलेख यूनानी एवं आरमाइक लिपि में लिखा गया द्विभाषी अभिलेख है। प्रश्न 93 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस स्थल पर स्थित स्तूप अवशेषों से अशोक को पाषाण पर उद्धृत प्रतिमा उसके नाम के साथ अंकित है? तो किसमें है? किस स्थल पर स्थित और स्तूप अवशेषों से अशोक की पाषाण पर उद्धृत प्रतिमा उसके नाम के साथ अंकित है? तो कनकहल्ली में स्तूप अवशेष है, वहाँ पर यह जानकारी मिलती है। टीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, इसकी व्याख्या देख लीजिएगा। कनकहल्ली स्थित स्तूप अवशेषों से अशोक की पाषाण पर उद्धृत प्रतिमा उनके नाम के साथ अंकित है। राजा और रानी के साथ महिला एवं परिचारिकाओं का चित्र भी मिला है। ब्राह्मी लेख में सम्राट अशोक नाम भी प्राप्त हुआ है। प्रश्न 94 देखिएगा, मौर्य प्रशासन में लक्षणाध्यक्ष होता था
वह टकसाल का अध्यक्ष होता था, लक्षणाध्यक्ष। विकल्प बी जो है वो सही आपका, टकसाल का जो अध्यक्ष होता था वह लक्षणाध्यक्ष होता था। और यह पीजीटी परीक्षा सन 2006 में पूछा गया प्रश्न है। इसकी व्याख्या देख लीजिएगा। मौर्य प्रशासन में लक्षणाध्यक्ष टकसाल का अध्यक्ष होता था। मौर्य प्रशासन में तृतीय श्रेणी के अमात्य विभागीय अध्यक्ष होते थे। विविताध्यक्ष चारागाहों का अध्यक्ष होता था। प्रशासता राजकीय कागजातों को सुरक्षित रखने वाला और राजकीय आज्ञाओं को लिपिबद्ध करने वाला प्रधानाधिकारी था। द्वारिक राजमहल की देखरेख करने वाला भी प्रधानाधिकारी था, द्वारिक। प्रश्न 95 देखिएगा। रूपदर्शक शब्दावली निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह था रूपदर्शक जो था मुद्रा इंस्पेक्टर था। मुद्रा इंस्पेक्टर को रूपदर्शक कहते थे, जो मुद्राओं की जांच परख करता था। केवीएस पीजीटी में पूछा गया प्रश्न है। मौर्य शासन व्यवस्था में रूपदर्शक नामक अधिकारी सिक्कों की गुणवत्ता आदि का पर्यवेक्षक होता था, जबकि टकसाल का अध्यक्ष लक्षणाध्यक्ष होता था। इस काल में निष्क, पड़, कारसापड़, मासक, काकड़ी इत्यादि सिक्के का प्रचलन मिलता है। वन और उसकी संपदा का मुख्य कारण कुप्याध्यक्ष, खान विभाग का अध्यक्ष अकाराध्यक्ष, बाट और माप तौल का अध्यक्ष जो होता था पौतवाध्यक्ष कहलाता था। प्रश्न 96 देखिएगा। कश्मीर में श्रीनगर नामक नगर की स्थापना किसने की थी? तो अशोक ने की थी, बी। कल्हड़ की रातरंगड़ी के अनुसार अशोक शिव का उपासक था। उसने कश्मीर में श्रीनगर और नेपाल में देवपत्तन नामक 2 नगरों की स्थापना करवाई थी। चीनी यात्री हेनसांग ने कपिसा में अशोक के स्तूप का उल्लेख किया है। कल्हड़ की रातरंगड़ी के अनुसार कश्मीर में अशोक का उत्तराधिकारी जालौक था। कश्मीर में अशोक का उत्तराधिकारी जो था वह जालौक था, जो शैव था। मेगस्थनीज और स्ट्रेबो के अनुसार भारत में दास प्रथा नहीं था, जबकि कौटिल्य ने 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। प्रश्न 97 देखिएगा। कश्मीर में श्रीनगर किसने बसाया था? तो सम्राट अशोक ने बसाया था, बी जो सही आपका टीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है ये। प्रश्न 98 देखिएगा। मौर्य साम्राज्य के पतन का एक संभावित कारण क्या था? मौर्य साम्राज्य का पतन क्यों हुआ था, इसका कारण क्या था? तो अशोक द्वारा, देखिए यहाँ पर ऑप्शन ही देख लीजिए, सी जो है सही आपका। विशाल सैन्य वाहिनी के रखरखाव में होने वाले खर्च, अधिकारियों को प्राप्त वेतन और जमीन बंदोबस्त से होने वाले अर्थ व्यय की वजह से मौर्य साम्राज्य की अर्थव्यवस्था डगमगा गई। यह सब सारे यह मुख्य कारण था। विकल्प सी जो है मुख्य कारण है। और देखिए अशोक ने कभी अपनी सेना भंग नहीं की, बल्कि आठविक राज्यों द्वारा विद्रोह करने पर अपने 13वें शिलालेख में चेतावनी दी है। अपने आठविक राज्यों को, जो जंगली राज्य थे, उनको चेतावनी दिया है 13वें शिलालेख में। विशाल सैन्य वाहिनी के रखरखाव में होने वाले खर्च, अधिकारियों को प्राप्त वेतन में जमीन बंदोबस्त में होने वाले अर्थ व्यय की वजह से मौर्य साम्राज्य की अर्थव्यवस्था डगमगा गई थी, जो मौर्य साम्राज्य के पतन का संभावित कारण बनी थी। मौर्य साम्राज्य के पतन का सर्वाधिक प्रमुख कारण अयोग्य उत्तराधिकारी भी थे। पतंजलि के महाभारत से पता चलता है कि परवर्ती मौर्य शासक देवताओं की प्रतिमा बनाकर बेचते थे। हेमचंद्र राय चौधरी के अनुसार अशोक की अहिंसावादी नीति ही मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण बनी। हेमचंद्र राय चौधरी यह मानते हैं कि अशोक की जो अहिंसावादी नीति है उसके कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ था। रोमिला थापर के अनुसार मौर्य साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण अति केंद्रित शासन व्यवस्था थी। रोमिला थापर यह मानती हैं। प्रश्न 99 देखिएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो देखिए अशोक स्तंभ जो है आपका कहाँ से मिला है? तो लौरिया नंदनगढ़ आदि से मिला है। यह आपका छिद्रयुक्त, यहाँ पर आप ऑप्शन ही देख लीजिए। इसमें विकल्प सी जो है आपका सही है। इसका उत्तर देखिए अशोक स्तंभ जो मिला है लौरिया नंदनगढ़ से मिला है। साण वाली राजधानी यह आपका रामपुरवा से मिला है। लोमर सी गुफा जो मिला है वह बराबर की पहाड़ी से मिला है। और छिद्रयुक्त तरकूप जो मिला है वह रोपड़ से मिला है। इस तरह से आप लोग सम्मिलित कर सकते हैं। इसकी व्याख्या देख लीजिएगा। स्मिथ के अनुसार सारनाथ स्तंभ में जिस कला का प्रदर्शन है, विश्व में कहीं भी इतनी सुंदर कला का प्रदर्शन नहीं है। सारनाथ में अशोक के समय की एक पाषाण वेदिका मिली है, जबकि पाटलिपुत्र की खुदाई से 3 वेदिकाओं के टुकड़े मिले हैं। बराबर की पहाड़ी से चौथी गुफा को विश्व झोपड़ी कहा गया जाता है। वहाँ देखिए कर्ज, चौपार, सुदामा, विश्व झोपड़ी, यह 4 गुफाएं थी जो अशोक ने आजीविकों को दान में दिया था। इसका निर्माण अशोक के 12वें वर्ष हुआ था। सबसे आखिरी प्रश्न देख लीजिएगा। सारनाथ से प्राप्त अशोक के स्तंभ पर कौन सा पशु उत्कीर्ण है? तो क्या है? तो देखिए कौन सा पशु उत्कीर्ण नहीं है? देखिए यहाँ पर ऑप्शन नहीं छूट गया है, नहीं है। तो हाथी, घोड़ा, सांड और सिंह, ये 4 थे जो अशोक स्तंभ पर अंकित थे। हाथी, घोड़ा, सांड, सिंह। हाथी, घोड़ा, सांड और सिंह। जैसे वृषभ को सांड मानिए, जैसे ये अंकित नहीं, हिरन अंकित नहीं था। तो विकल्प बी जो है आपका सही है, हिरन अंकित नहीं था। स्तंभ शीर्ष में सारनाथ के स्तंभ को सिंह शीर्ष सर्वोत्कृष्ट है। इसी पर 4 पशुओं गज, अश्व, बैल और सिंह की आकृतियां उत्कीर्ण हैं, जिन पर चलती हुई व्यवस्था में दिखाया गया है। उनके प्रतीकात्मक अर्थ के विषय में अनेक मत मिलते हैं। ब्लॉक ने इन्हें 4 हिंदू देवताओं इंद्र, सूर्य, शिव और दुर्गा का प्रतीक माना है, जबकि फुलसे की धारणा है कि ये
पशु बुद्ध के जीवन की 4 प्रमुख घटनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनके अनुसार हाथी बुद्ध की गर्भस्थ होने, वृष जन्म और अश्व गृह त्याग एवं सिंह बुद्ध का प्रतीक है। अतः स्पष्ट होता है कि सारनाथ स्तंभ पर हिरण उत्कीर्ण नहीं है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा। इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। घटनाचक्र टीजीटी पीजीटी नेट हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है और मास्टर वीडियो भी बनाए गए हैं। जैसे आपका यह मौर्य काल है, जैसे ये मौर्य काल कंप्लीट हो जाएगा, एक मास्टर वीडियो आपका मौर्य काल का मिल जाएगा 1.5-2 घंटे का, तो ये आपको मिल जाएगा। तो आप लोग घटनाचक्र टीजीटी पीजीटी नेट हिस्ट्री मास्टर वीडियो के नाम से प्ले लिस्ट है, आप लोग मास्टर वीडियो को भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद आप लोग को।